Okay, so welcome to this mock interview session, guys. And first of all, congratulations for being the top ones. आपको इंटरव्यू के लिए मौका मिला है, दैट्स रियली गुड. पहले तो मुझे बताएं आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, या मिक्स रखें इस इंटरव्यू को. सर हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है. हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. बाकी लोग, यस सर. क्योंकि वो सर आपका क्या है बाकियों का हिंदी सर इंग्लिश इंग्लिश प्लस इंग्लिश दोनों. इंग्लिश चलेगा, ठीक है. क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, इंटरव्यू जो भी आपसे कंडक्ट करेंगे ना, चाहे आप यूपीएससी का दीजिए, यूपीपीएस दीजिए, कोई भी स्टेट पीसीएस दीजिए, आपको पहले तो इंटरव्यू वाले बहुत कंफर्टेबल कराएंगे. पहले आपसे पूछा जाएगा, आपको आप बड़े दिल खोल के बता सकते हैं कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ या मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ. आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें कोई संकोच नहीं करना है किसी को. ऐसी कोई शर्म नहीं है, हमारी मातृभाषा है, हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, मिक्स बात कीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है. बट कोशिश करना कि एक बार जो मीडियम पकड़े ना, उसको पकड़ के रखना. ऐसा मत करना कि सर बोल दिया इंग्लिश या बोल दिया हिंदी और फिर बीच में चेंज कर लिया, वो थोड़ा सा आप पे नेगेटिव जा सकता है, ठीक है. तो शुरू करेंगे कल्पना के साथ. कल्पना एक बहुत, मैं साथ में आपका कुछ फीडबैक भी दूंगा लास्ट में. तो कल्पना अपने बारे में कुछ बताएं, अपने बारे अपना अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें. पर उस इंट्रोडक्शन में ख्याल रखिए कि ऐसा इंट्रोडक्शन आपका हो जिसमें आपका धर्म, आपकी जाति, इन सब चीज़ों पे फोकस ना हो. एक सिविल सर्वेंट के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. कल्पना. सर मेरा नाम कल्पना है और मैंने एमएससी केमिस्ट्री से और एमएड किया है 2015 में. और वर्तमान में मैं खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य कर रही हूँ. और सिविल सेवाओं में सिविल सेवा उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए. ओके, तो अभी आपको कितना टाइम हो गया काम करते करते, सर वर्किंग? अभी 10 डेज. अच्छा, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में. ओके, तो किस किस पर्टिकुलर उसमें है आप, आपका क्या फील्ड वर्क क्या है आपका, किस डिपार्टमेंट का है आपका काम? सर मेरा शिक्षा विभाग का काम है. कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनका निरीक्षण करना मेरा मुख्य कार्य है. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो एजुकेशन फील्ड से आप जुड़ी हैं शिक्षा यस में, सर. और ये तो बहुत बेसिक क्लास है, फर्स्ट और एट्थ, जिसमें आप डील करती हैं, ठीक है. तो यस सर. आपके ऊपर आएंगे, आपको यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. प्रियंका जी, आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सर मेरा नाम प्रियंका है. मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. कहाँ से? सर बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट. आपका आवाज़ वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रियंका. सर बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. ओके ओके. सर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी की है बायो से, और फिर उसके बाद एमए किया ज्योग्राफी से. और सर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में मेरा चयन हुआ सर, लेकिन अभी उसको ज्वाइनिंग नहीं हुई है. ओके, कौन से वाला ईयर में आपका हुआ फॉरेस्ट? सर 2018. ओके, अभी ज्वाइनिंग आनी बाकी है. यस सर. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, बहुत अच्छे फील्ड में आप कर रहे हैं काम. हाँ जी मनीष, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें. सर मेरा नाम मनीष कुमार है. सुन रहा हूँ मनीष, आगे बताइए. एचबीटीयू कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक ओके, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. किया है. और जी. मेंस दे रहा हूँ यूपीपीसीएस का. जी सर. और सर मैं 2018, 2019 और अभी 2020 के इंटरव्यू में अपीयर हो रहा हूँ. तो ये आप तीसरी बार इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं. जी सर. ठीक है. सिविल इंजीनियरिंग आपने कौन से साल में इंजीनियरिंग किया? सर 2016 में. 16 में ग्रेजुएट आप हुए, ठीक है. ठीक, और उसके बाद आकांक्षा, राइट? यस सर. हाँ जी आकांक्षा, अपने बारे में कुछ बताएं. मेरा नाम आकांक्षा रावत है और मेरा संबंध लखनऊ जिले से है. और मैं मेरा ग्रेजुएशन बीएससी नवजोत कन्या महाविद्यालय से किया है. और एमएससी मैथ्स से मैथमेटिक्स से लखनऊ विश्वविद्यालय से किया हुआ है. मैं प्रेजेंट टाइम पे टीचर हूँ और सहायक अध्यापक हूँ जूनियर में 6th to 8th क्लास. ओके, टीचर है 6 to 8th में. यस. तो कितना टाइम हो गया आपको पढ़ाते हुए, क्या आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस? अराउंड 5 years. 5 साल से आप कर रही हैं, ठीक है.
चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसी तरह से बताइएगा। और देखिए जब आप ये आपका जो अब तो क्योंकि हम लोग 4 लोगों का एक साथ इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए मेरे को ब्रेक देना पड़ा। अब होता क्या है यूजुअली जो आपकी इंट्रोडक्शन है आपको इतना स्मार्ट इंट्रोडक्शन देना है अपना, जैसे अभी आपने बताया। अब आपने कोई ऐसी मुझे कोई ज़्यादा रीज़न नहीं दिया कि मैं और किसी डायरेक्शन में इंटरव्यू लेके जाऊं। आपने मुझे बताया कि नाम ये है, ये हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और अभी आप एट प्रेजेंट ये कर रहे हैं। तो जिसका जो फील्ड है ना मोस्टली स्टार्टिंग उसी पॉइंट से हो जाती है जो आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया। मान लीजिए कल्पना ने मुझे बताया कि सर मैं एजुकेशन शिक्षा विभाग में काम कर रही हूँ, ठीक है, 10 दिन ज्वाइनिंग के हुए हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर एजुकेशन फील्ड मुझे एक मुद्दा मिल गया कि मैं कल्पना के साथ एजुकेशन पे बात कर सकता हूँ, एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो एजुकेशन के ऊपर बहुत कुछ बात करने के लिए। प्रियंका ने बताया कि सर मैं बीएससी बायो कर रही हूँ, एमए आपने ज्योग्राफी बताया। अब ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है और फॉरेस्ट है तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा टॉपिक बात करने के बारे में। वो सिविल इंजीनियर बैठे हैं, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ मनीष जी, तो सिविल इंजीनियर का एक टॉपिक मिल गया हमें बात करने के लिए, ठीक है। अभी आप वर्किंग नहीं है राइट? मैं सर, हाँ। नहीं सर, मैं प्रिपरेशन में लगा। तो आपने एक बार भी अभी अभी तक कभी ज्वाइनिंग नहीं किया, नौकरी नहीं किया 2016 से नहीं आपने? सर, सिर्फ ये, नहीं ठीक है सर। ठीक है, ओके। और ऐसे ही आकांक्षा जी ने बताया कि वो बीएससी एमएससी मैथ्स है, फिर वो टीचर है। तो जो भी आपका इंट्रोडक्शन है ना, आपको आपको इंटरव्यू अपनी तरफ अपने लिए ढालना आना चाहिए कि इंटरव्यू में किस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी, आपके इंट्रोडक्शन से शुरू होगा, ठीक है। कल्पना जी आपने बताया कि आप एमएससी हैं, ठीक है, और आपने सर। एमएड किया है, एमएससी के बाद आपने एमएड किया है, केमिस्ट्री में आपने किया है और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से आज प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात करूं, प्राइमरी एजुकेशन में आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कमी, भले ही आपको 10 दिन हुए ज्वाइनिंग के लेकिन फिर भी आपने करीब से चीज़ें देखी हैं। तो क्या लगता है आपको कि आज हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या हैं? सर सबसे बड़ा चैलेंजेस जो ये है कि आउट ऑफ स्कूल हैं बच्चे, हम्म। स्कूल विद्यालय आना नहीं चाहते। हम्म। और वर्तमान में कोविड के प्रभाव के कारण ये समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। हम्म। स्कूल भेजने के लिए वो इतने ज़्यादा तत्पर नहीं है, हम्म। शिक्षा के प्रति उनका रुझान काफ़ी कम है। हम्म। इस वजह से शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। सरकार कितने भी इनिशिएटिव करेगी, यदि बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे तो हमारे सब जितना भी कार्य है उसका कोई आउटपुट नहीं निकल पाएगा। तो सबसे मुख्य जो समस्या है वो आउट ऑफ स्कूल है बच्चों का। बच्चों तो को पहले विद्यालय में आना है और विद्यालय से उनको बाहर हैं, एडमिशन उनका कम हो रहा है और ड्रॉप आउट यस की भी सर। प्रॉब्लम होगी, ड्रॉप आउट की भी समस्या होगी। ऐसे भी बहुत यस सारे सर। बच्चे होंगे जो एडमिशन लेते हैं फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं जो। यस सर। तो ये भी उस समस्या है सर। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? अगर आपसे सुझाव मांगे जाएं, आपसे सजेशंस मांगे जाएं, तो आपके सजेशंस क्या होने चाहिए? सबसे जो मेजर सजेशन है वो अभिभावकों के साथ एक तरह से जो शिक्षा की विशेषता है, क्योंकि सबसे जो मेजर कारण था जो अभिभावक बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। हमारे पास योग्य टीचर नहीं थे पहले, लेकिन अब वर्तमान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गया है। और बालकों और दिव्यांगों के लिए अलग अलग शौचालय हैं, ब्लैक बोर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया है। और शिक्षित और योग्य टीचर भी हमारे प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में अब वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अभिभावकों को उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर वो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है। कि जो धारणा बनी हुई थी कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स आते नहीं हैं, तो ये जो धारणा है बायसनेस है, इसको दूर करना। उसके लिए कैसे कैसे करेंगे? ठीक है, सजेशन बढ़िया है कि हम अभिभावकों को जोड़ें सबसे पहले, पर करेंगे कैसे? क्या आप, सर क्या उसके लिए सजेशंस हैं? सर उसके लिए सर हम विद्यालय स्तर पर या अपने तहसील या ब्लॉक स्तर पर जो अ, योग्य जो आसपास के क्षेत्र की ऐसी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है या जो सरकारी विद्यालय से पढ़ के अच्छे परिणाम दिए, जैसे कोई सिविल सेवाओं में सफल हुआ है,
और बाकी जितने जैसे उप जिलाधिकारी हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, उनसे उनका इंटरेक्शन कराएंगे। और जो जैसे मैं वर्तमान में जैसे खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हूँ, तो ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन की सरकार क्या क्या इनिशिएटिव कर रही है, उन सब से उनको परिचित करवाएंगे। यूपी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के कोई 2 या 3 ऐसे प्रोग्राम बताएं जो एजुकेशन को रेवोल्यूशनलाइज करने के लिए बनाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, जो जिनके बारे में आपको पता है। सर, एक प्रेरणा मिशन है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उसके लिए बच्चों में भाषा और गणित की समझ को विकसित करने के लिए यह मिशन चलाया गया है, जो बहुत ही बड़ा जन आंदोलन है। प्रेरक बच्चे से लेके, और हमें प्रेरक उत्तर प्रदेश बनाना है 2023। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, यदि ये बच्चे लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब हमारा आउटपुट सही निकलेगा। ये एक स्कीम है। यस सर। दूसरी स्कीम है दिव्यांगों के लिए जैसे रैंप की व्यवस्था, अलग शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए अनुकूल वातावरण विद्यालय में विकसित करना। तीसरी स्कीम है सर शारदा स्कीम, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और जो कोविड के प्रभाव के कारण इनका जो परफॉर्मेंस है, जो वीक हो गया है, उनको फिर से उनकी रेमेडियल टीचिंग करना। ये सर तीसरी स्कीम। ठीक है, आप खुद महिला हैं, आपने इतना कुछ अचीव किया है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। मुझे एक बात बताएं कि आपके हिसाब से महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी जरूरी कोई शिक्षित होती है तो वो अपनी जो आजीविका है, जो जो जितना कमाती है, उसका मेजर पोर्शन बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करती है, जो हमें बहुत जिसके काफी लाभकारी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि शिक्षा से ही जुड़ी है गरीब, और शिक्षा से ही जुड़ी है अन्य समस्याएं। तो यदि महिला शिक्षित होती है तो कई डायमेंशन में वो सुधार कर सकती है, जैसे परिवार नियोजन। शिक्षित महिलाएं जहाँ पर हैं वहाँ जनसंख्या इस तरह के कोई इशू नहीं होते। जहाँ शिक्षित महिलाएं हैं वहाँ लड़कियों का भी आगे की शिक्षा काफ़ी अच्छी होती है। सेक्स रेशियो, ये सब भ्रूण हत्या, इस तरह की समस्या नहीं आती, और खुद इंडिपेंडेंट रहती हैं महिलाएं, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी सशक्तिकरण बढ़ता है। सशक्तिकरण बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैं कल्पना जी आपसे थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। ये तो एक थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया। प्रियंका, आप पे आते हैं। आपने बताया कि आप बीएससी आपने किया है बायो से, एमए ज्योग्राफी से किया है। यस सर। पहले मुझे बताएं कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश आज एग्रीकल्चर के लिए इतना इम्पोर्टेंट स्टेट हम लोग मानते हैं? क्या रीज़न है? एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है यूपी की? यस सर। सर, यूपी की जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सही है, और सर दूसरी यहाँ की जो सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो जाती हैं। और सर इसके साथ जो ये मैदानी इलाका है, ट्रांसपोर्टेशन में भी सुविधा होती है, और सर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो हमारे यहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के एरियाज में लगी हुई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ता है। कई सारे रिजल्ट्स हैं। कौन सी सॉइल मिलती है यूपी में? सर मेजर अगर मैं बात करूँ तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। अगर क्या यूपी को हम लोग गंगा प्लेन्स का पार्ट मानते हैं? यस सर। तो गंगा प्लेन्स में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी आपने एमए किया है ज्योग्राफी में, तो गंगा प्लेन्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन से गंगा प्लेन का कौन सा पार्ट है उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल? सर जो गंगा प्लेन का पार्ट है सर, ये मध्य का पार्ट ज़्यादातर हिस्सा आता है। नहीं, आपने पढ़ा होगा अपर गैंजेटिक प्लेन्स, मिडल, लोअर, वो पढ़ा होगा। ट्रांस गैंजेटिक प्लेन्स आपने पढ़ा होगा। तो यूपी कौन सा किस का हिस्सा मानते हैं यूपी को?
सर ऊपरी गंगा का और मध्य गंगा का भी आता है और निचला गंगा का। देखिए सर जो मध्य वाला वो सर मेजर पोर्शन आता है। ऊपरी गंगा में सर थोड़ा बहुत पार्ट जो तो उत्तराखंड का भी आ जाता है और जो निचला गंगा सर उसमें बहुत थोड़ा ज़्यादा पार्ट थोड़ा वो वेस्ट बंगाल का भी आ जाता है सर। मध्य वाला वो मेजर नहीं पोर्शन। वो है वो ठीक है। चलिए आप मुझे ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में आपने, हम ये गंगा प्लेन्स की बात कर रहे हैं, गंगा प्लेन्स एलुवियल सॉइल से बना आपने बताया। आप मुझे बताएं, आपने अवध प्लेन्स के बारे में सुना होगा, रोहिलखंड के बारे में सुना होगा। रोहिलखंड प्लेन्स जो है यमुना के ऊपर है, यमुना के नीचे है? सर ये यमुना के ऊपर बरेली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है। रोहिलखंड। यस सर। अवध कहाँ है फिर? सर ये अवध का जो क्षेत्र है जो लखनऊ फैजाबाद बाराबंकी ये वाला क्षेत्र पूरा आ जाता है। दोनों में से ज़्यादा फर्टाइल कौन सा है? किसमें जो है ज़्यादा फर्टाइल आप मानेंगे? सर दोनों में फर्टिलिटी की बात करें तो सर रोहिलखंड वाला है। कारण? सर उसका कारण सर इरिगेशन है। इरिगेशन किसकी वजह से? सर वहाँ पर कैनाल्स की सुविधा ज़्यादा है। ओके। 5 ऐसे क्रॉप्स मुझे बताएं, ऐसे 5 मुझे बताएं क्रॉप्स जो यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाए। यस सर यूपी में गेहूँ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फर्स्ट स्थान पर है। और सर आलू और सर तीसरे नंबर पर शुगर केन है, गन्ने का प्रोडक्शन भी होता है। और सर राइस का भी प्रोडक्शन होता है, सर मेज का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है। आज फिलहाल क्योंकि आप फॉरेस्ट में भी आपका सिलेक्शन हुआ है, ये मुझे बताएं कि यूपी का कितना प्रतिशत हिस्सा फॉरेस्ट के अंडर आता है? सर लगभग 9.18% है। 9.18% हिस्सा फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर आता है। इसमें आप किस फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं? आप जो फॉरेस्ट एरिया एक्चुअल जो कवर्ड है या ट्री कवर की बात कर रहे हैं? सॉरी सर। 2 तरह का फॉरेस्ट एरिया होता है। एक Yes, वो sir. फॉरेस्ट एरिया होता है, एक तो होता है आपका रियल एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया जो ऑन रिकॉर्ड होता है। एक में जहाँ पे जितना किसी का शायद माइक का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके हाँ, अभी प्रियंका आई थिंक आपके माइक बहुत लाउड हो रखा है। ठीक है, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। ओके चलिए, तो आप मुझे एक बात बताएं। चलो हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, क्लाइमेट आपने बता दिया। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया में अभी हाल फिलहाल एग्रीकल्चर की 4 बड़ी समस्याएं मुझे बताएं। आज कृषि में सबसे बड़ी 4 समस्याएं क्या हैं? यस सर। सर मेजर प्रॉब्लम सर हमारे की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा लगभग 70% पॉपुलेशन जो होती है एग्रीकल्चर में लगी हुई है। लेकिन सर हमारे यहाँ जो सीमांत कृषक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, 1 हेक्टेयर से कम उनके पास एग्रीकल्चर है। और सर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर इरिगेशन की है, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं तो वह जो मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। सर दूसरी प्रॉब्लम इरिगेशन की है। और सर जो थर्ड प्रॉब्लम्स है मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स है। और सर फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो मार्केटिंग का थोड़ा एक्सप्लेन करें, कैसे मार्केटिंग की प्रॉब्लम कैसे है? सर मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स ये है कि सर जो फार्मर्स हैं सर वो अपने क्रॉप्स को जब प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद सर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि इसको स्टोर करके रख सके, तो वो सर सस्ते दामों में उन्हें बेचनी पड़ जाती है अपनी क्रॉप्स को, तो इससे सर उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसको हम मार्केटिंग की प्रॉब्लम बोलेंगे या इसको स्टोरेज की प्रॉब्लम बोलेंगे? सर स्टोरेज की प्रॉब्लम बोलेंगे, लेकिन सर अगर वो स्टोरेज करके कलेक्ट करके सर रख लेंगे तो सर अगर उन्हें अच्छे मूल्य मिलेंगे तो सर मार्केट में से बेच सकते तो सर ज़्यादा उनकी आमदनी होगी। और चौथी समस्या? सर सर फर्ट उस उर्वरक की समस्या भी सर है सबसे ज़्यादा। फर्टिलिटी। यस सर। ठीक है, ये 4 आपने समस्या बताई हैं। आपको क्या लगता है ये जो अभी 3 फार्म लॉज पास हुए हैं, जो कृषि कानून पास हुए हैं, आपको लगता है कृषि के हित में है, ये होने चाहिए? आपकी क्या विचारधारा है इसके बारे में, क्या राय है? यस सर। सर यदि हम इन 3 बिलों के प्रोविजन को अगर डीपली स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में किसानों के हित में ही होंगे। जैसे कि सर एमएसपी वाला प्रोविजन जो किया गया है कि
सर वो किसानों की मांग है कि लीगलाइज किया जाए, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। और सर दूसरा जो एपीएमसी एक्ट के तहत जो अधिसूचित मंडियां थी, अभी तक किसान उसके तहत ही अधिसूचित मंडियों में अपनी क्रॉप को जो है बेच सकते थे, लेकिन अब तो ओवरऑल उनके लिए मार्केट पूरी इंडिया में अवेलेबल हो गई है। तो सर ये बेनिफिट में ही है फार्मर्स के ये सारे एक्ट। अच्छा, तो लेकिन एमएसपी को लीगलाइज तो नहीं किया है, कानूनी तो दर्जा नहीं दिया एमएसपी को। तो एमएसपी तो अभी भी ऑन पेपर है। आपको पता है एमएसपी कितने क्रॉप्स के लिए मिलती है अभी? ये सर सर 24 क्रॉप्स के लिए। और रियल में कितने कितने को मिलती है, कितने क्रॉप्स के लिए दी जाती है? ऑन पेपर तो सर 24 है, 24 नहीं बल्कि 23 है, 24 नहीं है, सर वो 23 है। शुगर केन को मिला करके हाँ। 24। तो पर रियल में प्रोक्योरमेंट कितना हो रहा है? अगर आप यूपी की बात करें, आपको लगता है यूपी में एमएसपी पे सारी प्रोक्योरमेंट हो रही है? नहीं सर, रियल में तो नहीं हो रहा है प्रोक्योरमेंट। लगभग 6-7% के आसपास ही इसका हो पाता है प्रोक्योरमेंट। क्या आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 46% जो गेहूं है वो एमएसपी पे बिकता है। सिर्फ 38% जो चावल है वो एमएसपी पे बिकता है। तो ऐसे में जो आप कह रहे हो कि एमएसपी के लिए अच्छा हुआ है, तो आपको आपको नहीं लगता कि जो कृषि कानून है ये जो हमारे किसान जो चिंता कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, उनकी चिंता काफ़ी लाजमी है, क्योंकि एमएसपी नहीं लीगलाइज हो रहा है। और ऊपर से अगर हम प्राइवेट मंडियों को ले आएंगे, अगर प्राइवेट मंडी आ जाएंगी, तो आपको नहीं लगता कि जो किसान हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनका शोषण बढ़ सकता है? ये सर लेकिन सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। किसान जो संगठन नेता है उनके साथ लगातार वार्ताएं हो रही हैं। तो सर जल्द ही इसका कोई बेहतर सलूशन निकलेगा। वो लोग कर रहे हैं। आपकी अपनी अपनी आपका विचार क्या है? ये तो आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सरकार के स्पोक्स पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं। लेकिन आपका विचार क्या? आपको नहीं लगता क्या ठीक है प्राइवेट मंडी होनी चाहिए इंडिया में? यस सर। होनी चाहिए, सर निजीकरण होना चाहिए मंडियों का? ये सब बिल्कुल भी प्राइवेट मंडियां होनी चाहिए। क्योंकि सर इससे कि इसको फार्मर्स के लिए मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे स्टोरेज की प्रॉब्लम्स है अभी। तो सर वो स्टोरेज की समस्या से निजात मिलेगी, वो एरिया बढ़ेगा स्टोरेज का। और सर दूसरा सर जो अभी टेक्नोलॉजी का सर एग्रीकल्चर में बहुत कम यूज होता है, तो सर टेक्नोलॉजी आएगी और अच्छी क्वालिटी के बीज अवेलेबल होंगे किसानों को। ठीक है, तो प्रियंका जी आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लूँगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस किया। आप जो हमारे तीसरे नंबर पे मनीष जी जो बैठे हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं मनीष। तो मनीष, आपने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग आपने 2016 में किया, ठीक? उसके बाद आपने 18, 19, 20 में यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी की थी या सिर्फ यूपीपीएससी ही टारगेट था? सर इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश का भी एग्ज़ाम दिया और अच्छा। बिहार का भी एग्ज़ाम दिया था सर, लेकिन मुझे अभी तक आंशिक सफलता ही मिली। अच्छा, वहाँ पे सफलता नहीं मिली? नहीं सर, मैं मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओके ओके, तो आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम ट्राई नहीं किया? सर मैंने ट्राई करा, लेकिन मैं 2 बार भी प्री ही नहीं निकाला। अच्छा, ठीक है। तो 16 में आपने ग्रेजुएशन किया, तो मुझे एक बात बताएं कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों नहीं आपने ट्राई किया? YIAS नॉट IES, इंजीनियरिंग सर्विसेज ना, क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियर आप हैं, इंजीनियरिंग करके आप टेक्निकल फील्ड में क्यों नहीं गए? का भी एग्ज़ाम दिया था उसका भी? सर जी सर, मैंने वहाँ भी ट्राई करा। हाँ, तो आपने आपने अच्छा वहाँ वहाँ भी मुझे ट्राई किया। सफलता नहीं मिली। तो अगर यहाँ सफलता नहीं मिलेगी तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे? नहीं सर, 2017 के बाद से मुझे यहाँ सफलता मिली और उसके बाद से मैं लगातार इसमें लगा हुआ हूँ। ठीक है, लगातार आप इसी में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आपको, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है? तो ये सिविल सर्विसेज का शौक कैसे चढ़ा? सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट कैसे बना? सर इसके 2-3 रीज़न है सर। सबसे पहले तो सर एक जॉब की सिक्योरिटी और सर कैरियर प्रोस्पेक्ट। इसमें सर कैरियर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। और दूसरा सर एक सोसाइटी को सर्व करने का जो दायरा है
वो सिविल सर्विसेज में सर ज़्यादा है सर, और किसी आप सर्विसेज में आप आर्मी ज्वाइन कीजिए, आप आर्मी ज्वाइन कीजिए, सोसाइटी भी सर्व हो रही है, कंट्री भी सर्व हो रही है। सर सिविल सर्विसेज से डायरेक्ट हम सोसाइटी से जुड़े रहेंगे सर, डे टू डे एक्टिविटी। आर्मी से बहुत अच्छी है, लेकिन आर्मी का सर मैं क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा। ओके ओके, तो आपने कहा जॉब सिक्योरिटी है, करियर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो करियर प्रोस्पेक्ट आप किस एंगल में देखते हैं? सिविल सर्विसेज आपके लिए क्या है? सिविल सर्विसेज आपने कहा जॉब सिक्योरिटी है, करियर प्रोस्पेक्टिव है, सोसाइटी को सर्व करते हैं, तो क्या है आपके लिए? पावर है यहाँ इम्पोर्टेंट? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपको सिविल सर्विसेज में? लाल बत्ती होगी, नीली बत्ती होगी, नौकर चाकर होंगे, सोसाइटी में रुतबा होगा, लोग जानेंगे, क्या रीज़न क्या है? क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करता है? सर यहाँ लोगों को डायरेक्ट सर्व करने का जो मौका मिलता है, किसी भी सोसाइटी के जो निचले तबके या अपर तबके के जो लोग हुए, उनको डायरेक्ट सर्व करने का जो मौका मिलता है, वो दूसरी सर्विसेज में कम है सर, है लेकिन इससे कम है सर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसीलिए इसको सोशल सर्विसेज आप कह रहे हैं, सोसाइटी को सर्व करने का मौका मिले। तो फिर ऐसा क्यों है? अगर ये इतनी पवित्र ये सेवाएं हैं, इतना सोसाइटी से जुड़ने वाली सेवाएं हैं, तो ऐसा क्यों है मनीष कि आज इंडियन ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज़्यादा करप्शन की बात उठती है? आखिर क्यों, क्या कारण है कि सिविल सर्वेंट सिलेक्शन के बाद उनमें करप्शन जैसी समस्या आती है? वो सर्विस का जो भाव है, सिविल सर्विस का, उस सिविल सर्विस से वो मास्टर्स कैसे बन जाते हैं, सेवक से स्वामी कैसे बन जाते हैं? सर ये कुछ लोगों की बात है, तो हम पूरे ब्यूरोक्रेसी को ही इसमें नहीं इन्वॉल्व कर सकते। उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उसमें वो इंडल्ज हो जाते हैं सर। हम पूरे सिविल सर्विसेज को इसमें नहीं कह सकते सर कि सारी सिविल सर्विसेज करप्ट या कुछ भी, ये कहना सर सही नहीं रहेगा। आपको मौका मिलेगा, आप करप्शन करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। कैसे कैसे हम कैसे मान लें कि आप करप्शन नहीं करेंगे? कभी मौका मिला आज तक करप्शन करने का? सर ऐसा करना ही नहीं है सर। मौके की बात। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो, अक्सर एक कहावत है कि हम तभी तक ईमानदार रहते हैं जब तक हमें करप्शन का मौका नहीं मिलता है ना। हम कहते हैं कि तब तक ईमानदार रहते हैं जब तक भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, चलो इसी के बारे में बात करते हैं। आपका ये टॉपिक, आपने सोसाइटी सर्विस की बात करी, करप्शन की आपने बात करी। आप देखिए, अच्छा एक बात मुझे बताएं, आज दुनिया में सबसे कम करप्शन कहाँ पाया जाता है? कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन से देश हैं जहाँ पे करप्शन की समस्या सबसे कम है? सॉरी सर, पार्टिकुलर कंट्री को तो मैं नहीं इंडिकेट कर पाऊंगा। एरिया, कॉन्टिनेंट, थोड़ा बहुत आइडिया, हल्का फुल्का। यस सर, स्कैंडिनेवियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री में सर करप्शन की समस्या कम है सर। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? एक्चुअल नाम सर। आपने वर्ड यूज़ किया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बहुत अच्छा वर्ड है। दिस इज एक्चुअली राइट आंसर। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे कम करप्शन की समस्या है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये नहीं मालूम? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है? 2 कंट्रीज में फ़र्क याद करके जाइएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अलग होती है, नॉर्वेजियन कंट्रीज अलग होती है। दोनों में फ़र्क थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए एक बात बताएं मुझे, अच्छा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल पे तो खैर अभी मैं आया नहीं हूँ, आप लोगों से भी पूछूंगा। सबसे ऑप्शनल रहता है ना आपके इसमें? ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। स्टेट सर्विस में 2 है कि 1 है आपका? एक है सर। एक है। अच्छा, कुछ स्टेट सर्विसेज में 2 मांगते हैं। सर 2017 तक 2 होता था, लेकिन अब 2018 के बाद से 1 हो गया। 1 हो गया, ठीक है। चलिए, तो मैं मनीष जी आपको यहाँ पे एक बार रोकता हूँ, मैं आकांक्षा के पास जाता हूँ, फिर मैं अपने ऑप्शंस की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। आकांक्षा जी ने मुझे बताया लखनऊ से हैं, BSc MSc उन्होंने मैथ्स में की है।
टीचर हैं और 6th से 8th क्लास को आपने बताया ना, 6 से 8th क्लास को आप पढ़ाती हैं। यस सर, यस सर, ओके, यस किया हुआ है। ठीक है। तो मुझे ये बताएं, आप मैथ्स की टीचर हैं, पढ़ाती हैं, पहले तो मुझे ये बताएं इंडिया में आप मुझे कम से कम 3 ऐसे बड़े नाम बताएं जिन्होंने मैथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस इंडिया के। तो जो 3 मैथमेटिशियन, तो वैसे तो भारत में कई सारे गणितज्ञ किए हुए हैं, जिसमें रामानुजन का नाम भी आता है, आर्यभट्ट का भी नाम आता है, और बारामिहिर भी है, और इसी तरह आपने से रामानुज का नाम लिया, भास्कराचार्य आर्यभट्ट का नाम लिया, और जी, सर हमने भास्कराचार्य का भी नाम लिया है, किनका? और आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। सर भास्कराचार्य का भी नाम ओके, लिया है, ओके, रामानुजम का भी नाम लिया, आर्यभट्ट का भी नाम लिया है सर। ठीक है। रामानुज रामानुज जो थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैथ्स के लिए? सर उनका कंट्रीब्यूशन नंबर थ्योरीज के लिए रहा है सबसे ज़्यादा, और आर्यभट्ट का जो है सूर्य का सिद्धांत उन्होंने दिया है, और पाई का मान जो है 3.4 जो मान है वो भी आर्यभट्ट ने बताया हुआ है। इसी तरह से सर जो एक आप कई बहुत सारे खास बात भूल गए, जीरो। यस सर, जीरो भी हमारे आर्यभट्ट जी ने ही दिया है। और रामानुज के केस में आप इन्फिनिटी भूल गए। उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी करके, अगर आपने Yes, देखी sir. हो। देखी है आपने मूवी? सर मैंने शॉर्ट मूवी में देखा है, पूरी मूवी तो नहीं देखी हुई है, ओके, शॉर्ट मूवी जो होती है उसमें। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, आप टीचर हैं, 5 साल से आप पढ़ा रही हैं क्लासेस में। आपको नहीं लगता कि हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे या प्राइवेट में भी ये समस्या सब में है, मैथ्स को एक बहुत ही टफ, एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, बहुत जटिल मानते हैं, मैथ्स इतना आसान सब्जेक्ट हम नहीं मानते। तो कभी आपको पढ़ाते हुए ये लगा कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्यों मैथ्स मुश्किल लगता है? क्या कारण है जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो बच्चों के लिए चैलेंजिंग क्यों है? सर बच्चों का एक तो फोबिया टाइप का फैला हुआ है कि मैथ्स बहुत टफ है, और मैथ्स के लिए और इसमें जो है सक्सेस नहीं मिल पाती है, बच्चों के फेलियर्स भी ज़्यादा होते हैं, पर उनके बेसिक जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर्स हैं प्राइमरी में, वो जनरल लिए जाते हैं। अब ये हमारी ज्वाइनिंग पहले ऐसी है जो मैथ्स और साइंस टीचर्स के लिए मतलब पर्टिकुलर की गई है, वरना इससे पहले भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया है, और अभी तक भी फिर से ज्वाइनिंग नहीं की गई है। तो प्राइमरी लेवल पे जो टीचर्स आते हैं उन पहले तो टीचर्स की भी बहुत कमी है, तो हम सारा ब्लेम ये भी नहीं डाल सकते हैं कि टीचर्स ने ही नहीं पढ़ाया है, पर कहीं कहीं सर ये ऐसा होता है कि वो छूट जाते हैं, और बच्चों को जैसे वो उन्हें डर भी रहता है, और सर सबसे बड़ी बात है कि उन्हें जोड़ना घटाना गुणा करना, ये बेसिक प्रॉब्लम ही क्लियर अगर नहीं होती है, बेस ही अगर बच्चे का थोड़ा सा डल हो जाता है, तो उसको आगे बनाने में उसका फोबिया उनको बना रहता है कि थोड़ी सी भी अगर अच्छा करते हैं तब तो उसमें अच्छा है, उन्हें रटना नहीं पड़ता है, पर उन्हें ये चीज़ ये बताने और समझाने के लिए भी होना चाहिए, उनको इनकरेज करने के लिए भी होना चाहिए कि उससे डरना नहीं है, मतलब ठीक है। तो ये लगता है सारी मैथ्स एक रैशनल सब्जेक्ट है ना? रैशनल इसको हम लोग मानते हैं। आपने स्टेम इनिशिएटिव के बारे में सुना है? STEM, स्टेम इनिशिएटिव। STEM जो इनिशिएटिव है, जहाँ पे रैशनल थिंकिंग की बात की गई है, सब्जेक्ट्स की बात की है, मैथ्स उसमें एक माना गया है कि मैथ्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, रैशनल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। कुछ सुना है आपने ऐसे उसके बारे में? ठीक है, ओके। तो चलिए, ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था सबका। अब मैं बात करूँगा थोड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर होगा? इसको मैं साथ साथ आपको मैं फीडबैक्स नोट कर रहा हूँ, मैं एंड में आपको फीडबैक भी दूंगा, ठीक है? एक एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है आपके, जो आपका इंट्रोडक्शन आपने देखो, आपको मैं जानता नहीं आज से पहले, हमारा कोई आज तक कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं हुई, तो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, इंटरव्यूअर भी आपके लिए इतना ही अनजान है,
इंटरव्यू आपका फॉर्म पढ़ेगा, इंटरव्यूअर आपके फॉर्म को देखेगा, आपसे पूछेगा और उसी में से बातचीत चलेगी। कुछ जवाब आएंगे, कुछ जवाब नहीं आएंगे, कुछ जवाब जैसे मनीष को कुछ जवाब नहीं आए, या बाकी तो मोस्टली कल्पना, प्रियंका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आकांक्षा ने बहुत अच्छा, आप लोगों ने सबने अपने जवाब दिए और वो कॉन्फिडेंस झलक भी रहा है। मनीष, आप में जो आपके जो आंसर्स हैं, थोड़ा सा उसको दोस्त करेक्ट करना पड़ेगा। मैं आऊँगा फीडबैक वाली बात पे भी, पर कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। देखो कभी ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू में हर चीज़ आ जाए, कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जान के नहीं आए थे कि मैं क्या पूछने वाला हूँ या हम लोग क्या बात करने वाले हैं। साक्षात्कार का मतलब ये है, इंटरव्यू का मतलब ये कि इट हैज़ टू बी रैंडम, कुछ भी बात हो सकती है, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, बट आपको एक तो स्माइल अपने चेहरे पे मेंटेन रखनी है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये ज़िंदगी का आखिरी फैसला नहीं है, इट इज़ जस्ट एन इंटरव्यू, ठीक है। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रहे, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे आता हूँ ज़रा।